Hey folks, a very warm welcome to our another classes. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम द हिस्ट्री बुक. सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर. हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उन्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो हमने पहले इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि कैसे वहाँ पर लुई 16 आता है फ्रांस में, और जैसे ही आता है फ्रांस में एक मतलब वहाँ पर ट्रेजर नहीं रहता है, कुछ पैसा नहीं रहता है, तो वो चाहता है कि टैक्स बढ़ाए. टैक्स कैसे बढ़ाए? टैक्स बढ़ाने के लिए वो एक मीटिंग निकालता है जिसमें यहाँ पे 3 स्टेट्स रहते हैं, मीन्स क्लर्जी, नोबिलिटी, और जो नीचे आते हैं वो आते हैं पुअर्स. में रिच भी होते हैं, पुअर्स मतलब वो मिक्सचर होता है. जो बिग बिजनेस भी होते हैं, क्राफ्टर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, यही सब लोग होते हैं. तो तीनों स्टेट से आते हैं. जब मतलब वो मीटिंग भंग हो जाता है, मीन्स मीटिंग, क्योंकि जब थर्ड वाले आते हैं तो वो प्रस्ताव रखते हैं, 40,000 कंप्लेन लेके जाते हैं, लेकिन उनका जब बात नहीं मानती है सरकार तो वहाँ पे वो मीटिंग भंग हो जाती है, मीटिंग हो नहीं पाती है, और उसके बाद विद्रोह स्टार्ट हो जाता है. होते होते ऐसा होता है, कंडीशन आता है जब लुई 16 वहाँ का रूलर रहता है, उसको ये मानना पड़ता है कि अब वहाँ का जो भी मतलब पब्लिक है उसको अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है. सो आज का हमारा टॉपिक है कि अब आगे इसके बाद क्या होगा. जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर वो रूल में आया, उसके बाद आगे चल के मतलब प्लेस कैसे लिया, कैसे इसका मतलब क्या एडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ, फिर आगे कोई रिवोल्यूशन हुआ या फिर नहीं हुआ, हम लोग अभी देखते हैं. एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. 1791 उसमें क्या होता है कि 1791 में लुई 16 भी मानता है कि अब जो भी मतलब होते हैं सिटीजन, अब उनको मतलब बिना कॉन्स्टिट्यूशन को रखा नहीं जा सकता है क्योंकि वो लोग एडुकेटेड हो चुके हैं. सो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और अपना मतलब अपने प्लेस पे आ जाता है, और इससे लॉ बहुत सारे फॉर्मुलेट होते हैं. और ये लॉ में क्या फॉर्मुलेट करता है, सबसे पहले आता है कि मोनार्की वहाँ पे था. मोनार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जनरेशन वाइज आता है, मीन्स वहाँ पे कोई रूलर रहता है, वही रूलर का जो बेटा हुआ या फिर कोई भी हुआ उसका जनरेशन सिर्फ उसी की जनरेशन का रहेगा. ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आदमी जाके मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके खुद को वहाँ का राजा नहीं बना सकता है. जो भी रूल आएगा, जो भी मतलब जो भी रूलर होगा वो एक सिंपल जनरेशन से होगा, वो जनरेशन सीरीज वाइज होगा. लेकिन उस टाइम और हमारे यहाँ क्या, हमारे डेमोक्रेसी उसमें क्या है कि जो भी लीडर आएगा वो इलेक्शन करके रूलर बन सकता है. सो वहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअली वहाँ पे था मोनार्की, लेकिन वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. तो उसके बाद जो भी नया लॉ जो फॉर्मुलेट हुआ 1791 में, उसके बाद आया ये 3 चीज, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. अब ये 3 क्या होता है, मीन्स एक ऐसा पावर, मीन्स एक ऐसा एक ऐसा सीरीज लाया गया जिसमें ये कहा गया, मतलब जो भी नेशनल असेंबली था उन्होंने एक लॉ लाया और कहा गया कि जो भी पावर होगा कोई एक रूलर के पास ऑटोमेटिकली नहीं होगा, सिर्फ उसके पास नहीं होगा, होगा किसके पास, तो ये 3 में डिवाइडेड होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. मतलब जो भी अब कोई लॉ फॉर्मुलेट होगा वो तीनों से बिल पास होगा तब जाकर कोई लॉ फॉर्मुलेट होगा, कोई अकेला रूलर नहीं कर सकता है. एंड वन मोर थिंग, सबका पावर था, और जब तक तीनों अपना किसी में मतलब जैसे कोई लॉ लाना है, जब तक कोई 3 लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जब तक कोई मतलब इनमें से कोई एक भी अगर राजी नहीं है तो कोई लॉ फॉर्मुलेट नहीं होगा. कुछ ऐसा आ गया था, मीन्स कहीं ना कहीं उसमें जो शासन काल था उसमें ये अशांति लाई, आई मीन शांति लाई. सो उसके बाद आया, इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया. अब इसका ये पहला आया 3, उसके बाद आया कि वहाँ का वोटिंग कैसे होता था, वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा कौन हो सकता था और वोट दे कौन सकता था. तो वहाँ पे ऐसा हाल था कि इलेक्शन में वोट वो दे सकता था जो सबसे पहली बात जब जिसका एज 25 ईयर्स प्लस हो. सबसे पहले आता है जिसका एज 25 प्लस हो, और ऐसा लोग हो जो मतलब जैसे 3 वर्कर का जो होता है डेली का जो पे होता है, मीन्स मानिए कोई एक, अगर जस्ट सपोज एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई अगर एक वर्कर का डेली पे जो है स्केल है वो मानिए अगर 200 है, मतलब अगर 3 वर्कर मीन्स 600 का एक दिन का अगर जो उतना पे अगर टैक्स कर रहा है, टैक्स अगर उतना पे कर रहा है, सिर्फ वही वोट दे सकता है. उसका एज 25 प्लस होना चाहिए. देन उसके बाद आता है कि इलेक्शन में खड़ा कौन हो सकता था. इलेक्शन में वही खड़ा हो सकता था जो मतलब टैक्स ज्यादा से ज्यादा देगा, वही सिर्फ इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वरना बाकी कोई नहीं. उसके बाद इसमें बहुत सारे राइट्स आए थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सबसे पहले है कि ये 3 मिलके कोई लॉ फॉर्मुलेट करेगा और वोट कौन दे सकता है, कौन खड़ा हो सकता है. और उसके बाद आया कि राइट क्या क्या था, आया था राइट टू लाइफ, मतलब उसके बाद आया फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नेचुरल एंड इनएलिएनेबल.
सो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, ये सब राइट जो आया मीन्स कह सकते हैं कि कोई किसी से मतलब जब तक कोई एक लॉ, जितना लॉ बना है उसके अंदर कोई अगर नहीं आता है, किसका क्राइम नहीं आता है, तो वो तब तक वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका जो मन वो बोल सकता है, मतलब एक लॉ के अंतर्गत जिसका जो मन बोल सकता है, ऐसा नहीं किसी से पूछ ही बोलेंगे या फिर वो कुछ नहीं, जो आपको मतलब एक फ्री कर दिया गया सिटीजन को। उसका इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब पहले क्या था कि टैक्स कौन देता था, सिर्फ टैक्स देते थे थर्ड स्टेट वाले, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड नहीं देते थे, मींस क्लर्जी और नोबिलिटी लोग नहीं देते थे। लेकिन इसमें ये हुआ कि यहाँ पे टैक्स सबको देना पड़ा, और फिर नेचुरल एंड एलिजिबल, मतलब ये इसको ऐसा बोला गया कि ये जो मतलब है वो बाय बर्थ सबको ये सारा राइट मिलेगा, इसके लिए ये आया। अब इसके बाद होता ये है कि ये इतना सब कुछ इसका लॉ आया। अब होता यह है कि उस टाइम इतना तो लॉ बन के परमानेंट हो गया, वहां पे रिपब्लिक आ गया। अब उसके बाद होता यह है कि जब लुई 16 था, तो उसके बाद मतलब ईयर्स बाय ईयर्स क्या हुआ कि वहाँ फ्रांस का स्थिति बहुत बद से बदतर होने लगा। और जब स्थिति खराब हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो किंग था उस टाइम, क्योंकि साइन तो उसने भी किया था, लुई 16 ने भी साइन किया था, और क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर हम साइन नहीं करें सब हमको मार देगा, ऑटोमेटिकली वो साइन करता या ना करता, लेकिन वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्ले में आना ही था। तो होता ये है कि जब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में आता है तो लुई 16 उस पर साइन करता है, लेकिन वो मतलब क्या करता है कि सीक्रेट नेगोशिएशन करता है, किससे, तो प्रूसिया के साथ। मेन होता है उसका जो होता है वहां पे हुआ ये कि प्रूसिया से जाके वो मतलब नेगोशिएशन होता है, बातचीत करना, और वो सीक्रेट, वो जो था वो गुप्त था। और कौन कर रहा था, तो लुई 16 कर क्यों रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी देशद्रोह का वो भावना था। क्यों, क्योंकि उसके मन के विरुद्ध जाके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, भले ही उसने साइन किया लेकिन उसका मन नहीं था, इस कारण वो क्या किया कि प्रूसिया से जाके बात करने लगा। और उसी टाइम उसके नेबरिंग जो कंट्रीज थे, यूरोप आई मीन फ्रांस में जो भी हुआ, इसका जो बवंडर सब जगह पूरा फैला हुआ था कि आखिर कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया, सब कुछ अलग हो गया, किंग का पावर पूरा मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ था नहीं वहाँ पे। तो इसी कारण सब लोग डर चुके थे, मतलब जो आसपास सराउंडिंग के जो रूलर्स थे कंट्रीज के, वो सब लोग डर गए थे। और ऐसा के कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना कुछ आर्मी भेजते हैं ताकि वहाँ पे जाके बातचीत किया जाए कि ऐसा हमारे कंट्री में ना हो। कि होता है जैसे कि मानिए ये अगर एक कंट्री है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो आसपास का जो सराउंडिंग कंट्री होगा उसको लगेगा कि कहीं ये चीज़ यहाँ पे ना आ जाए। सेम थिंग हुआ। और उसी टाइम जब तक वो लोग अपने में विचार किए और ये सोचे कि मतलब फ्रांस में जाकर कुछ अपना ट्रूप्स मतलब आर्मी का कुछ ट्रूप्स भेजना चाहिए, तब तक क्या हुआ कि नेशनल असेंबली जो था फ्रांस का, उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसको मालूम हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और कब किया, तो 1792 की अप्रैल में कर दिया, एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। और वॉर डिक्लेयर क्यों कर दिया, क्योंकि जिसमें जो वॉर डिक्लेयर हुआ, जैसे आप भी मानो आप कुछ करते हो तो कुछ क्यों करते हो, उसके पीछे कोई मोटिव होता है, इसके पीछे भी कुछ मोटिव था। ये जो वॉर डिक्लेयर हुआ, एक तो इसके कारण हुआ कि आसपास का जो भी सराउंडिंग था कंट्री, उस पर आके कुछ अटैक करने वाला था। लेकिन इससे भी बड़ा बात यह था कि जो नोबिलिटी थी और जो क्लर्जी थे, ये सबको ये लोग देशद्रोह टाइप मानते थे कि आखिर ये लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें वो लोग ज़्यादा हेल्प नहीं किया था, और जो भी हेल्प किया था वो सिर्फ अपने लिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आया था रिफॉर्म, ज़्यादातर जो उसमें था मीन्स एडवांटेज जो मिला था कॉन्स्टिट्यूशन से जो हम बना था 1791 में, वो क्लर्जी और नोबिलिटी को था, थर्ड वाले को फिर भी कम था। और इसलिए इन लोगों के अंदर वो देशद्रोह की भावना आ चुकी थी। सो नेशनल असेंबली ने क्या किया कि एक वॉर डिक्लेयर कर दिया 1792 के अप्रैल में। और इसका मेन मोटिव क्या था कि जो नोबिलिटी है और जो क्लर्जी है वो दोनों को अलग हटाना, मीन्स उनसे अलग करना। अब उसके लिए क्या हुए, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बजने मीन्स व्हाट, लोग गुनगुनाने लगे। और इसे किसने लिखा था, रोजेट डे आयल ने इसे कंपोज किया था। इसका नाम था मार्शलेज, जो वहाँ का पैट्रियोटिक सॉन्ग बन गया था। और अभी भी टिल नाउ फ्रांस का ये नेशनल सॉन्ग अभी मार्शलेज ही है। हमने देखा कि एक वॉर डिक्लेयर हो गया था, और जिसमें और वॉर किसी से हुआ था, तो प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली जो था फ्रांस का, उसने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, और जिसमें लगभग हजारों के हजार संख्या में
मतलब जो भी आदमी थे वो लोग एक आर्मी ज्वाइन कर लिए फ्रांस में, और उनके क्या गुनगुनाते थे अपना, मतलब हौसला अफजाई करने के लिए क्या करते थे कि एक मर्सलाइज कंपोज हुआ था पेट्रियोटिक सॉन्ग, वो लोग गुनगुनाते थे। और उसे किसने लिखा था? रोजे डी आइली ने लिखा था। अब आता है कि जब वॉर होने लगा, तो वॉर नॉर्मली ऐसे नहीं हुआ। वॉर जब हुआ तो सिर्फ मेन लोग जो बाहर गए, उसके बाद वहाँ का जो कंट्री का जो सिचुएशन था बद से बदतर हो गया। मीन्स अब पैसा कोई नहीं था घर में, क्योंकि जो भी मतलब पैसा लाते थे वो लोग तो वॉर पे थे। अब वॉर पे गए तो घर कैसे चलता है? इसके लिए क्या किया गया कि वहाँ की जो वीमेन थी वो लोग भी अपना एक अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा का उपाय होने लगा। और उसके बाद इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ गए। और एट दैट टाइम ओनली होता ये है कि जब मतलब कितना दिन लोग कोई वीमेन अपना घर को चला सकती है, तो हो नहीं सकता है कि हमेशा सिर्फ वही रन करेंगे, कि नॉर्मली कौन रन करते थे? ह्यूमन, आई मीन मेन लोग। सो उसके बाद क्या हुआ कि तभी लोगों का माइंडसेट चेंज करने लगा। मैंने बताया जैसा कि एक्चुअली हुआ ये कि वहां पे जो लोग थे उनका ये माइंड चेंज कर गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जब वॉर हुआ था, तो वॉर उस टाइम हुआ ये कि कुछ लोग उसमें मेजोरिटी ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि नहीं वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन आई मीन माइनॉरिटी में थे। और मेजोरिटी में कुछ ऐसे लोग थे पूरे देश के हिस्से से सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं ग्रुप्स में, वो लोग ऐसे थे जिनको लगा कि ये वॉर आगे चलना चाहिए। क्यों लगा? क्योंकि ये जो मैंने चेंजिंग माइंडसेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, कब बना था? 1791 में। वो एक्चुअली फायदा कर रहा था वो अपर दो वाले को। जो अपर टू स्टेट्स में थे उनका नाम था क्लर्जी एंड नोबिलिटी। उसमें जो लोग आते थे सिर्फ उन लोगों के लिए फायदा के लिए था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वॉर को आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो दोनों से हमें मुक्ति मिलेगा। चलो इसमें आए कि उसी टाइम सबका माइंडसेट चेंज करने लगा। और उसी टाइम होता ये है कि वॉर आगे निकलने लगा। और वॉर आगे होते होते उसी टाइम एक कहते हैं ना कि लोग जाते हैं चाय पीने या फिर कहीं भी घूमने, तो वहाँ पे एक छोटा छोटा ग्रुप बनने लगा। तो सबसे इसमें जो फेमस हुआ ग्रुप, वो ग्रुप का नाम हुआ जैकोबिन क्लब। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, 3 मार्क्स में हमेशा आता है, मिनिमम 3 मार्क्स में आता ही है जैकोबिन क्लब। और उसी के साथ साथ वो जो वीमेन लोग थी उन्होंने भी अपना कुछ अपना ग्रुप फॉर्म करने लगी। तो उसी टाइम आता है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब था क्या? जैकोबिन क्लब एक ऐसा संस्था था, एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा यूनियन था जिसमें सिर्फ पुअर लोग थे। पुअर लोग में कौन थे? सो देयर वेर सर्वेंट्स, शू मेकर, वॉच मेकर, डेली वेज वर्कर्स, पेस्ट्रीज, यही लोग थे। और ये लोग का काम क्या था? ये लोग साथ में बैठते थे और जैकोबिन क्लब को फॉर्म किए। और मतलब यही सब बात पे चर्चा होती थी कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को वापस रिफॉर्म कैसे किया जाए, और वॉर को आगे, जब वॉर आगे जाएगा तो फिर वॉर में ऐसा क्या चेंजेस लाया जाए। होते होते होता ये है कि ये लोग अपना कुछ सिंबल बनाते हैं। सिंबल क्या बनाते हैं ये लोग? सबसे पहले इनका जो लीडर होता है उनका नाम होता है मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क का। इनका जो लीडर होता है, उनका नाम होता है मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। और इसके कौन से ग्रुप के होते हैं लीडर? जैकोबिन क्लब के लोग लीडर होते हैं रॉब्सपायर। और इनका जो सिंबल होता है वो उसमें कहते हैं लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम का जो फैशन आ गया था कि वो, इसलिए वो फैशन से अलग करने के लिए इन्होंने अपना अपना ट्राउजर्स को लॉन्ग कर लिए थे। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स लोग पहनने लगे थे। और किनके लिए? सिर्फ वो नोबिलिटी लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग फैशन में रहते थे और ये लोग फैशन से हटना चाहते थे, अपना कल्चर को एक जनरेशन वाइज लेके जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दे स्टार्टेड वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। और उसके बाद इसीलिए इनको क्या बोला जाता है जैकोबिन क्लब को? 1 इंपॉर्टेंट मार्क्स क्वेश्चन, साइंस कलेक्टर्स, इसको 1 मार्क का क्वेश्चन में हमेशा आता है। जो भी जैकोबिन क्लब था उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। और उसके बाद इसको और क्या, क्योंकि वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप पहनते थे इसलिए इनको बोला गया था साइंस कलर्स। अब होता ये है कि अब ये जैकोबिन क्लब फॉर्म हो गया। 1792 का एक समर होता है। उस टाइम एक्चुअली क्योंकि फ्रांस तो वॉर में था, उसी टाइम होता ये है कि वहाँ का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसमें? तो प्राइस में। क्रॉप होता नहीं, प्रोडक्शन बहुत कम जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इस कारण एकदम ये हाल हो जाता है कि बद से बदतर स्थिति हो जाती है। उसी टाइम होता यह है कि प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं। जब प्राइस इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पर जनता के बीच क्या होगा? ग्रुप बहुत सारे फॉर्म होंगे। हुआ ये
उसमें सबसे आगे कौन सा ग्रुप, जैकोबिन क्लब। तो खाद्य पदार्थ में मतलब खाने का सामान था उसका इंक्रीज बढ़ गया, आई मीन उसका रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन लेवल था वो कम आ गया। मतलब आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और मन के अनुसार आपको क्वांटिटी में सामान नहीं मिलेगा, और क्वालिटी का तो बात ही छोड़िए। मीन्स आपको अगर चाहिए 10 केजी तो आपको देगा 7 या 8 केजी, लेकिन उसका प्राइस भी बहुत आगे रहेगा, कहने का मतलब ये है। तो इस कारण क्या होगा कि एक रिवॉल्ट ये लोग मतलब जैकोबिन क्लब आई मीन रॉबस्पायर अपने ग्रुप को लेके आगे निकले और एक महल पे उन्होंने अटैक कर दिया। तो महल पे जब अटैक किया तो उसके बाद होता ही है कि वहाँ का जो रूलर था उसको ये लोग बंदी बना लिया। उसका जो मतलब सेवक लोग था, आई मीन सर्वेंट थे, उसके जो रक्षक थे, उसके जो गार्ड्स थे, सबको ये लोग मार दिए। और होते होते ये हुआ कि उसका जो रूलर था उसको ये लोग बंदी बना लिए। और उसी टाइम नेशनल असेंबली जो थी उस टाइम आई, और वो जो रूलर थे, रूलर फैमिली थी, उनको जेल हो गया। और उसी टाइम ये जैकोबिन क्लब का एक कहते हैं भाव बहुत ज़्यादा, मतलब एक मार्केटिंग रेट इसका इंक्रीज कर गया। सो अब आया कब, तो 21 सितंबर 1792 को रिपब्लिक हो गया फ्रांस। अब रिपब्लिक कैसे हुआ, रिपब्लिक इस तरह हुआ क्योंकि उसका जो रूलर था उसको तो फांसी हो गया, आई मीन सॉरी उसको तो जेल हो गया। और जेल किसने किया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने जिसमें ये तीनों जो थे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, तीनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि जो भी उसका रूलर था वो उसको जेल होगा। और जेल होगा उसके बाद 21 सितंबर 1792 को रिपब्लिक हो गया, मोनार्की हटा दिया गया। मोनार्की और रिपब्लिक में क्या अंतर होता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मोनार्की एक ऐसा होता है एक सीरीज ऑफ स्टेट होता है जिसमें एक जनरेशन वाइज जो आते हैं रूलर्स वो आते हैं, और जो रिपब्लिक होते हैं उसमें इलेक्शन होती है, ठीक है। और वन मोर थिंग, इसमें एक और रिफॉर्म आया कि वोट ऐसा नहीं है कि वोट जिसका 21 साल से ऊपर है सिर्फ, पहले क्या था कि पहले 25 साल के लोग ही दे सकते थे वोट, पहले 25 साल के लोग ही वोट दे सकते थे। और उसके लिए प्रॉपर्टी होना चाहिए था। प्रॉपर्टी क्या, जो 3 गुना टैक्स दे, 3 आदमी के लेबर का जो वेट होता था, वे होता था उससे ज़्यादा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सब कुछ हटा के एक नया रिफॉर्म इसमें आया, और रिफॉर्म ये आया कि एक तो रिपब्लिक हो गया, और उसके बाद ये आया रिफॉर्म कि जो भी वोट देने वाले हैं उनके पास संपत्ति हो या ना हो, लेकिन बस उनका एज 21 प्लस हो तो वो लोग वोट दे सकते हैं। अब उसी टाइम एक और आया कि लुईस 16 जो प्रूसिया से मिला हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये प्रूसिया से मिला हुआ था, सीक्रेट नेगोशिएशन चल रहा था प्रूसिया से। तो प्रूसिया ऑस्ट्रेलिया से वॉर हो गया था फ्रांस का। उस टाइम होता ही है कि लुईस 16 को देशद्रोह मान के उसको भी फांसी हो जाती है। और फांसी कब होती है, तो 1793 को उसको फांसी हो जाती है। और उसी टाइम फांसी होती है, और उसी टाइम क्या होता है कि जैकोबिन क्लब बहुत आगे जाता है। और इसके बाद आता है द रिंग ऑफ टेरर। सो अब आता है द रिंग ऑफ टेरर। अब ये जो आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में लगभग आते हैं। और सबसे पहले आता है इसका 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि द रिंग ऑफ टेरर ये कब से कब का समय को कहा जाता है। तो ये 1793 to 1794 कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, सी एक्चुअली होता है ये कि जो रॉबस्पायर था वो कौन था, जैकोबिन क्लब का हेड था। वो क्या करता है कि वो मतलब एक ईगो टाइप के आदमी हो जाता है, और वो ऐसा लाता है लॉ, धीरे धीरे फॉर्मुलेट करता है। सबसे पहले क्या लाता है, द रिंग ऑफ टेरर, मतलब उसको ये कहा गया है कब से कब, 1793 to 1794। सबसे पहले उसके हिसाब से कलर्जी और नोबल्स मतलब नोबिलिटी के लोग, ये 2 लोग थे सबसे बड़े उसके नेवी बन गए थे उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके हिसाब से ये 2 लोगों को गिरफ्तार करके डाला गया जेल में। और उसके साथ वो इतना हाउ क्रूएल ही वाज, यहाँ तक कि अब जो उसका अपना लोग था, मतलब अपने जो मिनिस्टर्स थे, अगर वो भी उसका कोई ऑर्डर नहीं मानता था वो भी जेल में, मतलब वो किसी का नहीं था रॉबस्पायर। और होते होते क्या किया कि वो एक सबसे पहले क्या किया, गिलोटीन मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जैसे गिलोटीन मशीन क्या था और इससे क्या हुआ था, इसके पीछे कहानी आता है। गिलोटीन मशीन ये एक हिस्ट्री के पेज में बहुत अजीब सा इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि एक ऐसा गिलोटीन मशीन था, मतलब लाइक अगर ये कोई आदमी, सपोज ये आदमी है, तो गिलोटीन मशीन एक ऐसा जहाँ पे 2 साइड से एक रॉड था, 2 साइड से एक रॉड था, और बीच में वो काटने वाला होता है, शार्प होता है, बहुत शार्प था, आदमी को रखा जाता था, और उसके सर पे एक ऐसा आता था, उसका सर अलग। तो एक्चुअली होता ये था कि उस टाइम गिलोटीन मशीन भी सेम ऐसे ही हुआ था। और उस टाइम जो भी मतलब कलर्जी, नोबल्स और
ये लोग क्या कि इम्प्रिजन, मतलब इनको जेल में डाल दिया गया। और उसके साथ साथ जो उसके मिनिस्टर्स थे या फिर ऐसे लोग जो उसके बात नहीं मानते थे, वो लोग भी जेल में गए और उनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई। और कार्रवाई कैसे की गई, तो एक रिवोल्यूशनरी जो होता था कोर्ट, उसके क्रांतिकारी कोर्ट के तरफ से उस पर कार्रवाई करवाया। वो कौन करवाया, जैकविन क्लब का जो हेड था रॉबस्पायर, उसने करवाया। और साथ ही साथ उसने गिलोटिन मशीन का आविष्कार करवाया, जिस पर उसका नाम कैसे पड़ा, मिस्टर गिलोटिन जो थे उन्होंने उसको आविष्कार किया, उनके ही नाम पर मशीन का नाम पड़ा गिलोटिन मशीन। एंड इन फैक्ट होता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा होता है। हुआ यहीं पे गिलोटिन मशीन में, अगर ये में से कोई नोबल्स, कलर्जी नोबल्स और जो उसका बात नहीं मानता था आदमी, जो भी उसका सिटीजन था या फिर मिनिस्टर था, वो लोग, अगर वो लोग पे जैसे कि जो भी जाता था जेल में, सब पे होता था क्या, तो केस। अगर केस में कोई अगर ऐसा लग गया कि सही में ये मतलब दोषी है, ये अगर गिल्टी है, तो उसको गिलोटिन मशीन में रख के काटा जाता था। दैट वाज द रूल गिलोटिन मशीन। अब आता है कि गिलोटिन मशीन के बाद होता क्या, अब धीरे धीरे वहां पे एक ऐसा खराब सिचुएशन आ गया जहां पे मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो छोटे फार्मर्स थे, वो लोग अपना कैसे मतलब अपना जीविका कैसे चलाते हैं, हर दिन वो लोग डेली बेस वर्कर थे, वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो सामान होता था फिक्स प्राइस कर दिया गया कि मतलब ऑटोमेटिक खुद से आप बढ़ा नहीं सकते हो। और जो रूलर था, आई मीन जैकलिन क्लब का जो हेड था रॉबस्पायर, जिसने गिलोटिन मशीन को लाया था रूल में, उसने क्या किया कि सबका फिक्स कर दिया रेट। और जो भी किसान थे उनको शहर बुलवाया, उनको फोर्स कर दिया ऐसा कि वो लोग करें और बाहर जाके फिक्स प्राइस पे, फिक्स रेट पे अपना सामान बेचे। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल हो गया, बहुत त्रासदी हो गया वहाँ पे। और होता है क्या, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात कि व्हाइट फ्लोर जो था, जो खाने के लिए भी अच्छा था और यूजफुल भी था, उसको एबोलिश कर दिया गया, खत्म, क्योंकि वो एक्सपेंसिव था। और वहाँ पे मॉन्सियर और मैडम, वो एक ऐसा दो टैग था, मतलब सर और मैडम जो हम लोग बोलते हैं समझने के लिए, उनको सर को बोला जाता था मॉन्सियर और मैडम बोला था मैडम। सो ये जो था टैग, ये टैग को भी हटा दिया गया। और टैग का नया कौन सा आया, तो आया सिटोयन एंड सिटोइन। इतना सब कुछ चेंज लाया, कौन लाया, तो रॉबस्पायर लाया। धीरे धीरे किसी की बात नहीं सुनता था और होते होते ये हाल हुआ कि लास्टली अब इतना सब कुछ कोई अगर रूलर करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो सिटीजन है, क्योंकि वहाँ पे था कहीं क्या था, रिपब्लिक था, होते होते पूरा एक विद्रोह हो गया। और रिवोल्यूशनरी ऐसा हुआ कि नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुआ था वर्सलीज में, याद आया वर्सलीज में, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वर्सलीज में जो टेनिस के कोर्ट में जो बना था, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद उसमें रिफॉर्म भी आया था। और उसके बाद होता ही है कि द रिंग ऑफ टेरर यही पे खत्म होता है। खत्म कैसे होता है, गिलोटिन जो रॉबस्पायर था, जैकविन क्लब का जो हेड था, उसका जो लीडर था, उसको पकड़ के मतलब नेशनल असेंबली उसको एक मतलब लोगों के कहने पे उस पर बहुत सारा केस दर्ज होता है और उसी के खिलाफ एट द टाइम उस पर सजा होता है और उसको गिलोटिन मशीन मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस दिन गिरफ्तार करता है ठीक उससे कल होकर उस गिलोटिन मशीन में उसको रख दिया जाता है एंड उसको काट दिया जाता है। एंड इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं से द रिंग ऑफ टेरर खत्म होता है। और कब उसको काटा जाता है, 1794 के जुलाई में उसको फांसी होती है। किसको होती है, रॉबस्पायर को होती है, जो जैकविन क्लब का हेड होता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहा और हमने देखा कि कैसे वहाँ पे सबसे पहले जैकविन क्लब फॉर्म हुआ, मतलब रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जैकविन क्लब आता है, फिर वो कैसे क्या करता है और लास्टली उसको भी फांसी हो जाता है। जैकविन क्लब का जो हेड होता है उसका नाम क्या होता है, रॉबस्पायर, उसको भी फांसी होती है। एंड फाइनली वहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि अब इसके बाद क्या, वीमेन जो जैसे कि जैकविन क्लब फॉर्म हुआ इसमें सिर्फ मेन थे, और जो वीमेन थी वो लोगों ने अपना कुछ ग्रुप फॉर्म किया था। क्या वो लोग सही में अपना कोई ग्रुप फॉर्म किए, क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या उन्होंने लड़ाई किया, क्या उन्होंने वॉर किया, और आगे वॉर किया तो फिर इससे आगे इसका आउटकम क्या आया, तो हम इसको सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा थर्ड पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने साथ में बताते गया और उसको आप लोग नोट डाउन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 1 मार्क्स और ये द रिंग ऑफ टेरर आपको 3 मार्क्स में लगभग आता है और आना भी चाहिए। सो आप लोग इसको लर्न कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कीजिए और हम लोग इंस्टेंटली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा मैं, एंड उसी टाइम एट द सेम टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।